वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम बात करेंगे अपनी एंशियंट हिस्ट्री में द वैदिक एज से, जो कि है 1500 बीसी से 600 बीसी तक की। तो जब हम वैदिक एज की बात करते हैं तो हमें क्या याद आता है? हमें याद आता है हमारे वेद, हमारा वैदिक लिटरेचर। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी और लास्ट क्लास के एंड से याद दिलाना चाहूँगी कि जिसमें हमने बात की थी डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें हमने थोड़ी सी बात की थी किसकी? आर्यंस की, आर्यन इन्वेजन्स की। तो हमें इन आर्यंस के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? हमें इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है वैदिक लिटरेचर से। जी हाँ, अब हमारा वैदिक लिटरेचर क्या है? हमारे वैदिक लिटरेचर में आता है, हमारे वेद आते हैं, हमारे ब्राह्मणास आते हैं, हमारी संहितीज आती हैं, हमारे अरण्यकास आते हैं और हमारे उपनिषद आते हैं। आप लोग परेशान ना होइए, इन सब के बारे में हम अलग से बात करेंगे। वैदिक लिटरेचर एक डिफरेंट पूरा टॉपिक अलग है, इसकी बात हम करेंगे। अब आप लोग को पता है हमारे 4 वेद हैं, पर उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट वेद जो है वो है हमारा ऋग्वेद। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऋग्वेद से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं आर्यंस के बारे में। ठीक है, तो आर्यंस को लेके और आर्यंस के ओरिजिन प्लेस को लेके कि वो कहाँ से एक्चुअली बिलोंग करते थे, इन सब को लेके बहुत सारी थ्योरीज हैं। उसमें से एक थ्योरी दी थी हमारे मैक्स मुलर ने। इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी सेंट्रल एशियन थ्योरी, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जो एक्चुअली में आर्यंस थे वो सेमी नोमैडिक पैस्टोरल पीपल थे और वो बिलोंग करते थे किस एरिया को? वो एरिया अराउंड द कैस्पियन सी, जो कहाँ पे है? अगेन सेंट्रल एशिया में। ठीक है, और वहाँ से जब इन्होंने मूव करना शुरू किया तो टर्की और ईरान होते हुए वो आए इंडिया। इंडिया में वो किस रास्ते से आए थे? खैबर पास। आपको इसके बारे में पता होगा, आपने कई जगह सुना होगा। खैबर पास हमारा हिंदू कुश माउंटेन्स में है और ये कोई इन्होंने नया रास्ता डिस्कवर नहीं किया था, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान इन साइड पे ट्रेड चल रहा था, तो ये रास्ता ऑलरेडी सबका जाना पड़ता हुआ था। ठीक है, पर अब बात आती है कि क्या सिर्फ मैक्स मिलर की थ्योरी दे देने से ये बात सही हो जाती है? तो हम आपको बता दें कि ईरान की जो होली बुक है जिसका नाम है ज़ेंद एवेस्ता, वो भी इसी चीज़ को इंडिकेट करती है कि हाँ, ऐसे आर्यंस इस रास्ते के थ्रू इंडिया आए थे एंड दे डिड बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। ठीक है, और साथ ही में एक बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है अराउंड 1400 बीसी के पास ये इंस्क्रिप्शन मिला है, जो कि एक पीस ट्रीटी की बात करता है और जिसमें हमारे 4 वैदिक गॉड्स के नाम मेंशन है। ठीक है, जो कि इंद्र, वरुण, मित्र, नत्सत्य, इनके नाम इसमें इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, तो क्या हुआ? ये पॉइंट्स फिर हमें कहाँ इंडिकेट करते हैं? वापस वही सेंट्रल एशियन थ्योरी में। तो एक तरीके से यही वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जो कि मैक्स मिलर ने दी है। इसी थ्योरी को सपोर्ट करते हुए हमें एविडेंस मिले हैं, इसी सब थ्योरी को सपोर्ट करते हुए हमें इंस्क्रिप्शन और मेंशन हुए हैं जगह जगह पे, और यही एक्सेप्टेड भी है। ठीक है, अब इंडिया में आर्यंस तो आ गए, तो सबसे पहले ये सेटल कहाँ हुए? और ये बात है, मान लीजिए अराउंड 1500 बीसी की ये बात है। तो इंडिया में आने के बाद ये सेटल कहाँ हुए? ये सबसे पहले सेटल हुए सप्त सिंधु एरिया में। सप्त सिंधु का मतलब होता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसमें आता है हमारी इंडस रिवर, उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज और द एक्सटिंक्ट सरस्वती रिवर। ठीक है, उसके बाद ऐसा माना जाता है, एविडेंस जिससे पाए गए हैं उससे माना जाता है कि लेटर वैदिक एज तक आते आते ये नॉर्दर्न गैंगेटिक वैली तक आके शिफ्ट हो गए थे, वहाँ पे जाके रहने लगे थे। ठीक है, तो ये तो था हमारा आर्यंस का इन्वेजन, और जो उनके हमें बारे में नॉलेज मिलती है हमारे ऋग्वेद से, उसकी तो ये थी पूरी डिस्क्रिप्शन की हमारे, क्योंकि इसकी बहुत थ्योरी है कि इंडिया में आर्यंस आए कैसे। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका एक्सप्लेनेशन। अब हम वैदिक एज की बात करते हैं तो वैदिक एज हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक है अर्लिक वैदिक पीरियड
और एक है हमारा लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 से 1000 BC के बीच में है, और लेटर वैदिक पीरियड हमारा 1000 से 600 BC के बीच में। अर्ली वैदिक पीरियड को हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पे ऋग्वेद हमारे कंपोज हुए थे, इसी टाइम पे। और लेटर वैदिक पीरियड में हमारे आ जाते हैं कौन से, हमारे बाकी वेद आ जाते हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, क्योंकि ये इस टाइम ड्यूरेशन पे कंपोज हुए थे, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। वेदास को हम, जो हमारे वेद हैं, उनको हम अपौरुषेय भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट इट समथिंग दैट इज गिफ्टेड बाय गॉड, अपौरुषेय। और इसको हम नित्या भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी, ठीक है। नेक्स्ट, उस टाइम पे जो किंग्स थे, ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं वैदिक एज में कोई किंग क्वीन नहीं रहा होगा, ऑब्वियसली थे, तो उस टाइम के जो किंग्स थे और वो जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसको बोलते थे हम लोग पाली। और हमारे वेद कंपाइल किसने किए हैं, हमारे वेद कंपाइल हुए हैं वेद व्यास जी के द्वारा, और कृष्ण द्वैपायन उनका ओरिजिनल नेम था, पर क्योंकि उन्होंने वेद को कंपाइल करा था तो इसलिए उनका नाम पड़ गया था वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों को कंपाइल किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद की, या फिर कह लीजिए ऋग्वैदिक एज की, जो कि था हमारा 1500 से 1000 BC के बीच में। अब कुछ बात कर लेते हैं ऋग्वेद का क्या। इट इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। इससे पुराना आज तक कुछ नहीं पाया गया है। इट इज़ कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज अपने आप में ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है। इट कंटेन्स 1028 हाइम्स। हाइम्स मतलब सूक्त। 1028 सूक्त है इसमें, जो कि डिवाइडेड है 10 मंडल्स में, ठीक है। जो हाइम्स है, जो कि सूक्त है, वो किसने रिसाइड की है, होत्री ने। एक थे, उनका नाम था होत्री, ठीक है। अब जो सेकंड से लेके 7th मंडल तक ओल्डेस्ट माना जाता है, मतलब कि ये पहले कंपोज कर दिया गया, ये पहले लिखा गया। और जो 1st and 10th मंडल है उसको न्यू मंडल्स माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाद में कंपोज हुए, ठीक है। अब जो 3rd मंडल है वो लिखा गया है विश्वामित्र के द्वारा, और इसमें हमें मिलता है गायत्री मंत्र, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में ही इट हैज़ बीन डेडिकेटेड टू, और कह लीजिए इन प्रेज ऑफ सावित्री देवी, हमारे सूर्य भगवान, गॉड सन, ठीक है। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट दी 7th मंडल। ये लिखा है हमारे वशिष्ठ जी ने। देन कम्स दी 10th मंडल। इसमें क्या है, इसमें नेम्स हैं कुछ वाइज विमेन की, जो उस टाइम पे, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ कि लेडीज़ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी या उनके पढ़ाने का इतना प्रचलन नहीं था, पर उनमें से भी जो एक्स्ट्रा वाइज निकलती हैं, ठीक है, जो कि ऐसे फिलोसफर होती हैं या सुपर इंटेलिजेंट होती हैं, जो दूसरे के नॉलेज पे क्वेश्चन कर दे अपनी उतनी अच्छी नॉलेज होने की वजह से। तो वैसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइज वुमेन की, जिनको हम विदुषी महिला भी कहते हैं, उनके नेम्स मेंशन हैं, जैसे कि मैत्रेयी, गार्गी, लोपा या लोपमुद्रा और गोशा। ये कुछ नाम्स मैंने दिए हैं, नाम तो बहुत सारे एक्चुअली में हैं। और 10th मंडल में क्या है, इसमें परुष सूक्त है, मतलब कि जो कि हमारा वर्ण सिस्टम एक्सप्लेन करता था वो दिया हुआ है। वो भी आपको पता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब हमारे 10th मंडल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक नदी सूक्त है जो कि मेंशन करता है 21 रिवर्स को, जिसमें हमारी गंगा भी इंक्लूडेड है, जिसको मेंशन है कि वो ईस्ट में थी, और कुभा यानी काबुल रिवर मेंशन है जो कि वेस्ट में थी। मैं ये सारी आपको वो इम्पोर्टेंट डिटेल्स बता रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही सारे रिवर्स तो नहीं, पर हाँ कुछ रिवर्स की ऋग्वैदिक नेम और न्यू नेम इस टेबल में हमने मेंशन कर रखे हैं। आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, इन नाम्स को रटना नहीं है, ठीक है। ये मैंने आप लोग को क्लियर करने के लिए नाम सारे दिए हैं, ऋग्वैदिक नेम एंड द न्यू नेम्स, कि आगे चल के जिस नाम का मेंशन हो आप क्लियर कर सके अपने नोट्स में जाके कि किस नदी की एग्जैक्टली बात हो रही है, या आज की तारीख में किस एरिया की बात हो रही है, क्योंकि आज की तारीख में उस नदी का नाम ये है, ठीक है। तो ये था हमारा वैदिक एज का इंट्रोडक्शन।
ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, आगे हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अभी भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट ऑन द सेक्शन बिलो, मैं उसे क्लियर कर दूँगी। अभी तक हमने जितना पढ़ाया है उतने से रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। ये वैदिक एज बहुत इंपॉर्टेंट है और छा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।